हेलो दोस्तों, आपका स्वागत स्टडी करियर में। फ्रेंड्स, हमने कल यूपी पीसीएस आरओ का पेपर देखा था जिसमें हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे पार्ट 1 में, और वीडियो लंबा होने की वजह से हमने उस क्लास को एंड कर दिया था। आज हम पार्ट 2 देखेंगे जिसमें आगे क्वेश्चन देखेंगे। 2018 का जो पेपर हुआ था मैं उसका सॉल्व करवा रहा हूँ फुल डिटेल के साथ। तो चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 51वां क्वेश्चन देखते हैं। हमने 51 क्वेश्चन में क्या है, 51 क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है कहाँ पे? वाराणसी में। ये बहुत बार पूछा है। ये इतना ना पूछ के इतना ही पूछ चुका है, अभी 2020 में भी आया था, तो ये इतना ही पूछ लिया। तो व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित कहाँ है? तो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित कहाँ है? तो वाराणसी में। इसको अच्छे डिटेल से पढ़ लेते हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो वाराणसी में अवस्थित है, जो प्रधानमंत्री द्वारा 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा इस केंद्र की आधारशिला नवंबर 2014 में रखी गई थी। वित्त मंत्री द्वारा बजट 2015 के बजट में वाराणसी में हस्तकरघों, हस्तशिल्प और रेशम उत्पादों की विकसित करने तथा बढ़ावा देने के लिए वाराणसी के बुनकरों, कारीगरों और उद्यमियों की आवश्यकताओं और सहायता मुहैया कराने के लिए एक व्यापार सुविधा केंद्र तथा हस्तशिल्प संग्रहालय की, ये भी याद रखना है आपको। अगर वो आपसे पूछे शिल्प संग्रहालय, ये भी याद रखना है, ये भी वाराणसी में है। व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय की स्थापना कहाँ घोषणा हुई है? तो वाराणसी में। दोनों याद रखेंगे आप, क्योंकि दोनों आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट का है, ये भी करंट है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है, सहभागी नहीं? नाफेड काम करती है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन भी करता है, इफको नहीं करता है, एमएमटीसी भी काम करता है। इफको रासायनिक उर्वरक के उत्पादन, निर्यात एवं आयात करने वाली संस्था है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? इफको क्या है? तो रासायनिक फर्टिलाइजर के उत्पादन, निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली संस्था है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर बताइए। तो इसमें बांध बताना है, और अगर आपने ये बांध नहीं पढ़े तो सुमित सर ने पढ़ाए हैं जल विद्युत परियोजना, उनमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो देख सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे पढ़ाया है। दुलस्ती किस में है? चिनाव नदी में। गांधी सागर किस नदी में है? तो ताप्ती नदी किनारे है। तवा किस में है? तो तवा उकाई किस में है? सॉरी, गांधी सागर चंबल नदी में है, और उकाई तापी नदी में है। गांधी सागर किस में है? देखिए फिर से, दुलहस्ती चेनाव में है, गांधी सागर चंबल में है, उकाई ताप्ती में है, तवा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। देखिए, दुलहस्ती चेनाव में, गांधी सागर चंबल में, उकाई तापी में, तवा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये घास के मैदान है। जब वो सुमित सर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे ये क्या है। तो अगर पता नहीं है तो जान लो। ये क्वेश्चन क्या था? घासों के मैदान और उनका कौन सी घास को किस देश में किस नाम से पुकारा जाता है? उनके नाम पंपाज क्या है? पंपाज अर्जेंटीना में है। पंपाज कहाँ? अर्जेंटीना में। फिर डाउन्स क्या है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? पुस्टैज कहाँ है? हंगरी में। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो पहले मिलाइए। 3 किस में है? इसमें है। तो मतलब ये तो हो गया कि तीसरा और चौथा नहीं है। ठीक है, वेल्ड पुस्टैज कहाँ है? हंगरी में। वेल्स कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। अगर आपको नहीं पता होगा तो भी आप कर सकते थे। डाउन्स कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, पहला इसमें मिला, इसको इसमें मिला, तुरंत वहाँ टाइम इतना देता, तुरंत मिलाइए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई ये दूरसंचार में काम करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नियामक संस्था है? तो किस क्षेत्र में है? तो दूरसंचार में काम करती है। ये डेट भी याद रखेंगे क्योंकि पूछा जा चुका है इस मिलाप में। दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क का निर्धारण, संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं
दूरसंचार सेवाओं जो कि पूर्व में केंद्रीय सरकार में निहित थे को रेगुलेट करने के लिए संसद अधिनियम द्वारा 20 फरवरी, ये डेट आप याद रखिएगा, ये डेट आ चुकी है, 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार विनियम प्राधिकरण की स्थापना हुई, जिसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 कहा जाता है। ट्राई का मिशन देश में दूरसंचार सेवाओं के विकास के लिए ऐसी रीति और ऐसी गति में से परिस्थितियां सृजित और संपोषित करना है जो भारत को उभरते हुए वैश्विक सूचना समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाने के लिए समर्थ बना सकें। इसका प्रमुख उद्देश्य एक उचित और पारदर्शी नीति व वातावरण प्रदान करना है जो सभी के लिए समान अवसरों को प्रोत्साहित करना तथा समुचित प्रतिस्पर्धा को आसान बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित कौन सट्टेबाज नहीं होता। सट्टाबाज मतलब जुआरी किससे कहते हैं। तो दलाल कभी जुआरी नहीं होता। सट्टेबाज सट्टा तंजड़िया मंदिर स्टैग होता है, पर दलाल कभी भी पैसा लेके दलाली करता है, ना कि वो सट्टेबाज होता है। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में 4 प्रकार के सट्टेबाज कार्य करते हैं, जैसे बुल, बियर, स्टैग और लैमडैक। कौन? तंजड़िया, मंदड़िया, स्टैग और लैमडैक। बुल, बियर, स्टैग और लैमडैक, ये चारों नाम याद रखिएगा। ये पूछा है चिली की चिकामाटा किस निम्नलिखित में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए। किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख है। तो क्या है? धात्विक खनिज। तो धारवाड़ा समूह। जब कोयले की बात आ जाएगी तो गोंडवाना होगा। ये सुमित सर ने अपनी क्लास में ज्योग्राफी में पढ़ाया है। फ्रेंड, जिन्होंने ज्योग्राफी नहीं देखी है तो देख सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने सब ये सब बताई मिनरल्स के बारे में। कहाँ धारवाड़ समूह क्या होता है, गोंडवाना समूह क्या होता है, विंध्याचल समूह क्या होता है, सब बताया उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो करंट है। इसमें बताना है राष्ट्रीय उद्यान इंतकी कहाँ है। इंतकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है। तो ये नागालैंड में है। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। अगर इंतकी क्या है? नागालैंड में। ये तीसरा, तो ये ख़त्म, ये ख़त्म। अब बात होती है कि ए 1 और चौथे में अगर आपको कुछ भी पता है तो बेतला कहाँ है? बेतला झारखंड में। फ्रेंड, टाइम की बहुत मैनेजमेंट होती है। क्वेश्चन आप जितना सॉल्व करेंगे उससे आपका टाइम टेकिंग बचना चालू हो जाता है। आपको आइडियाज़ आने लगते हैं पेपर में सॉल्व करने के। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अगर आप कभी आपने पेपर पढ़ा बस और टेस्ट पेपर हल नहीं किया, जब पेपर हॉल में बैठेंगे तो आपका माइंड कुछ काम करता है जल्दीबाजी में। इसलिए टेस्ट पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा आप हल करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस में सुधार आएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं। तो कि इंदकी नागालैंड में है, बेतला झारखंड में है, सिरोही मणिपुर में है, गुइंडी तमिलनाडु है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिक सेंटर। भूकंप का सर्वप्रथम वह उद्भव जहाँ भूकंप मूल कहते हैं तथा जहाँ पर भूकंपीय तरंग सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे अभी एपी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी सेंटर कहते हैं। अब जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों को उत्तर दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सही है। तो अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप देखा होगा तो उसमें लाइन थे, चारों द्वीपों का ऐसे ऐसे नाम दिए हुए। चारों द्वीप बिल्कुल ऐसे ऐसे लगे हुए हैं। तो होकुडो, होन्शु, क्याकू, क्योशु। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम है। तो घनत्व की जब भी बात आए तो भैया बिहार। तो पहले में कौन सा है? पहले में कौन सा? बिहार। कौन है? बिहार। ये क्रम याद रखिएगा। उसमें पश्चिम बंगाल, तीसरे में केरल, चौथे में उत्तर प्रदेश, पाँचवें में हरियाणा। तो इसका क्रम पहले में बिहार, दूसरे में पश्चिम बंगाल, तीसरे में केरल। पहले में बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर यूपी, फिर हरियाणा। एक क्रम आपको याद रखना है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में कौन सा बताया था। उन्होंने क्या बताया था? जन्म नियंत्रण। माल्थस पहले ऐसे थे जिन्होंने 1978 प्रकाशित लेख प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये लेख भी याद रखना किसने दिया था?
क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं स्टेट पीएससी वालों का। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में एक और जनसंख्या की वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तनों तथा दूसरी ओर सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख किया। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु विवाह स्थगित करने को प्रमुख निवारक माना। हालांकि अपने प्रारंभिक लेख में माल्थस ने यह नहीं माना कि निवारक निरोध जैसे विवाह में देरी, नैतिक संयम आदि मानव की जन्म दर को इतना घटा देंगे कि सकारात्मक निरंतर काम नहीं करेंगे। परंतु माल्थस ने अपनी पुस्तक के 1817 के संस्करण विवाह में देरी करके विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करने तथा विवाह के पश्चात भी अधिक से अधिक आत्म नियंत्रण रखा, अर्थात जन्म दर को कम करने के निरोधक उपाय द्वारा जन्म दर को किसी सीमा तक कम करने की संभावना को स्वीकार किया था। तो ठीक है, याद या रखना, ये फिर पूछ सकता है। माल्थस का जनसंख्या नियंत्रण सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में कौन सा है? जन्म नियंत्रण। अगला पेपर देखते हैं। जनसंख्या 2000 जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस, वैसे क्वेश्चन पेपर तो आपको समझ में आ ही रहा होगा ना, इतना भी तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो किसकी है? राजस्थान की। अगर किसकी है, आप फ्रेंड इस पेपर से ये समझिए कि जनगणना से कितने क्वेश्चन आए और जनगणना को आपको रट के जाना है। कंफर्म है कि यूपीपीसीएस आरओ में 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे जनगणना से। 2011 की जनगणना अनुसार किस निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? तो ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा है? नागालैंड में। ये क्वेश्चन किसका है? नागालैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। वर्ष दो, देखिए कितने क्वेश्चन आए जनगणना से, 5 क्वेश्चन हो गए। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो किसकी थी? मणिपुर में। अब यहाँ क्रम देख लीजिए, क्रम में क्या है? पहले में केरल है, दूसरे में मिजोरम है, पहले में केरल, दूसरे में मिजोरम, तीसरे में गोवा, चौथे में त्रिपुरा, पांचवें में हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। तो पहले में केरल, दूसरे में मिजोरम, तीसरे में गोवा, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर को जनगणना, कितनी क्वेश्चन आए जनगणना फ्रेंड। जनगणना से 10-11 क्वेश्चन है और 10-11 क्वेश्चन कितना मायने रखता है यार। आपको इसमें फिक्स है कि वहीं से आना है जनगणना से, तो आप जनगणना को रट के जाएं बिल्कुल। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में नागरिक जनसंख्या का देश में कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत था? तो कितना प्रतिशत था? 31.16%। कितना था? वर्ष 2000 अंतिम जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या इतनी थी, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या 68.9 और शहरी जनसंख्या 31.1 है। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या शहरी नगरीय कुल जनसंख्या अनुपात 31. देखिए अगर आपको नहीं भी पता 31% पता होता तो ऑप्शन में से ही आप समझ जाते, क्योंकि देखिए सब कितनी दूर दूर दिए हैं। तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए, आप खुद कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कोड को इसमें पहाड़ियाँ और पहाड़ियों के नाम बताना है। तो गारो पहाड़ियाँ तो कहाँ है? गारो की पहाड़ियाँ कहाँ है? मेघालय में। कहाँ है? अब देखिए आपको ये तो अगर आपको ये पता है तो चौथा तो ख़त्म हो गया। अब बच्चा 3, मिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? मिरी की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है। अब इसमें दूसरा तीसरा किस में है? तो ये भी ख़त्म हो गया। अब बच्चा पहला कि तीसरा 1 और 3 तो सेम है। अब इसमें बस पता होना चाहिए। तो डालमा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये डालमा की पहाड़ियाँ झारखंड में है। कोल्लामलाई, ये नाम किसी ही पता चलता है कि ये सब पहाड़ियाँ तमिलनाडु तरफ होंगी, साउथ में तरफ होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। इसका आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा था। कितने हैं तट के नाम? कितने? 9। ठीक है। अगला इसकी डिटेल, भारत में 3 ओर से समुद्र से घिरा है। इसकी तट रेखा 75-16.6 किलोमीटर लंबी है। इसी तट रेखा के 9 राज्य लगे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र। ये भी सुमित सर ने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे पढ़ाया है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 4 संघ प्रशासित क्षेत्र लगे हैं, दमन द्वीप, लक्षद्वीप,
पुडुचेरी और अंडमान निकोबार स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए जनगणना पूछा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है? तो कौन है? मिजोरम। कौन है? और पहले में कौन है? भारतीय राज्य में साक्षरता दर में प्रथम कौन सा है? केरल। कौन है? केरल। अगर पूछ ले कौन है? भारत में साक्षरता दर में पूछ ले तो कौन है? केरल। और नगरीकरण में प्रथम स्थान पूछ ले तो कौन है? गोवा। कौन है? गोवा। कौन है? गोवा। ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यार, ये क्वेश्चन रट के जाओगे। जितने मैं पेपर करा रहा हूँ 30-40 क्वेश्चन तो इन्हीं पेपर से मिल जाना है वापस, डिटेल से ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के आरोही क्रम में अवस्थित। कितनी क्वेश्चन आए यार जनगणना से, आप इससे समझो आपको जनगणना कैसे रटनी है। आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीकरण के अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए को कूट से सही उत्तर दीजिए। तो पहले में नगरीकरण कौन है? महाराष्ट्र। फिर कौन होगा? आंध्र प्रदेश। तो अगर आपको नहीं भी पता होता ना, इतना भी पता होता कि नगरीकरण में पहले में गोवा है, फिर महाराष्ट्र है, अगर इतना भी पता होता तो फिर आप कर ले जाते कि इसका आंसर सिर्फ 3 से स्टार्ट है और एकमात्र आंसर यही है। एक बिल पढ़ के सब जाते हैं फ्रंट पेपर में, सबको सारा लगभग याद रहता है। बस पेपर में वही बाजी मार ले जाता है जो दिमाग से पेपर को सॉल्व करता है, बस अंतर किसी में कुछ नहीं होता है। बस इतना पता हो गया और अब आगे बढ़ जाएंगे। कोई पहले में क्या है? महाराष्ट्र हो गया, दूसरे में गुजरात हो गया, क्या क्वेश्चन का आंसर गलत है क्या? नहीं, सही है। कौन है? महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात है। हाँ, अब देखिए यहाँ से इन्वायरमेंट चालू हो गई। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कथनों विचार किए। स्वपोषण जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, स्तर पर उत्पादन की प्राथमिक उत्पादकता कहा जाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये खुद स्वयं भोजन बनाते हैं। और द्वितीय उत्पादक संदर्भ परपोषी से विषम पोषण स्तर उत्पादन करते हैं। बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संगठन को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, स्वपोषी संगठन, परपोषी संगठन। स्वपोषी संगठन ऑटोमेटिक कंपोनेंट वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। और द्वितीय में आ जाते हैं कौन? भेड़ बकरी, तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। यह प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता मानव सहित परपोषित जंतु होते हैं जो स्वपोषी पौधे प्राथमिक उत्पादक द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। यह द्वितीय पोषक उत्पादक कहलाते हैं। जैसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है, जिससे इस प्रकार भी समझा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए पहले उत्पादक कौन हो गया? पेड़। ये इससे कौन खाए? प्राथमिक होता है शाकाहारी। फिर ऊर्जा का प्रभाव मांसाहारी में, फिर शीर्षहारी। इससे ही आप समझ सकते हैं। इसका पूछ रहा है एक इकोसिस्टम परिस्थिति ऊर्जा की मात्रा एक पहुंच स्तर से अन्य स्तर में स्थानीय अनुपात क्या होती है? घटती जाती है। पेड़ से मान लो इसने खाया, इसने कोई पेड़ से पूरी एनर्जी इसने ली, फिर इससे एनर्जी घटेगी क्योंकि कुछ एनर्जी ये ऑब्जॉर्व करेगा, फिर बची हुई एनर्जी ये लेगा, फिर इससे बची हुई एनर्जी ये लेगा, तो घटती चली जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का अधिकतम उत्पादन विविधता में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। वन एवं पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यद्यपि इस वन के सभी क्षेत्र में पौधों का जीवन रूप तथा उनकी स्ट्रक्चर में समानता पाई जाती है, परंतु उनके पादप प्रजातियों के संगठन में पर्याप्त विषमता मिलती है। यह बायोम पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के अनुकूलतम दशाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है।
देखिए फिर क्वेश्चन आ गया कि फिर जनगणना आ गई। फिर जनगणना से पूछा वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या महानगरों की जनसंख्या कितना प्रतिशत। ये तो अपने आप में यूनिक था यार, ये तो बुक में भी नहीं दिया, फिर भी इसको रट लो भाई। 42.61% है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या लगभग 370 मिलियन है, जिसमें लगभग 160 मिलियन जनसंख्या 53 महानगरीय परिप्रेक्ष्य में निवास करती है, जो कुल नगरीय जनसंख्या 42.61% है। ये यार रट लो, ये नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता, नहीं किसी बुक में मिला था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है। नगरीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 90% जनसंख्या ग्रामीण है और 90% लोग ग्रामीणों में रहते हैं। ये भी बहुत बार पूछ चुका है। ये देखिए उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार विकल्प राज्यों एवं सभी भारतीय राज्यों में हिमाचल प्रदेश नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है। 10%। 90% क्या हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर। यार उत्तर प्रदेश को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसको प्लीज़ यार अच्छे से पढ़ लेना, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। तो कौन सा है। इलाहाबाद। एक्सपोर्ट केंद्र डेवलपमेंट केंद्र कौन सा नहीं है। इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान कहाँ है। मथुरा में। कहाँ है। एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो मथुरा में है। कहाँ पे है। ये भी यूपी में है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। यार इसको तो मैं इतना पढ़ाया होगा, स्टार्टिंग से ही चिल्लाता रहा हूँ इस चीज़ को कि कहाँ। गौतम बुद्ध नगर में, गाबुन में। कहाँ स्थित है। गाबुन में। नोएडा का फुल नाम क्या होता है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यार ये नाम याद रखना, क्योंकि एक बार मैं देखा था पेपर में यही पूछ लिया था नोएडा का फुल नेम। तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है। इंडस्ट्रियल अथॉरिटी। यूपी का बजट आया था उस साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजपुरी। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। बिल्कुल सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं से असहज है। मैंने यार अगर यूपी की बोलियां भाई जिसने ना पढ़ी हो ना, एक बार देख लेना, मैंने कितने अच्छे से यूपी की बोलियां समझाई हैं पेपर में विद मैप। उससे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसने भी भाई जिन्होंने देखा है 180-200 लोगों ने देखा उस वीडियो को, उन्होंने जिनने देखा है उनको बहुत अच्छे से आया होगा ये चीज़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अब यूपी पूछा, उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद दशहरी तो मलिहाबाद लखनऊ कितना फेमस है। यहाँ का लखनऊ का मलिहाबाद मुझे लग रहा है पूरे वर्ल्ड में फेमस होगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद परिस्थिति तंत्र निम्नलिखित में कौन सा होगा। जयमंडल। जयमंडल के अंदर सब आ जाते हैं, जलमंडल स्थल मंडल सब आ जाता है, वायुमंडल। ठीक है इसमें सब आ जाता है। जयमंडल में जल स्थल सब कुछ। वायु से मिट्टी शैल जल तथा वायु की पतली परत है, जो पृथ्वी के चलती आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा परितंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव लिविंग ओरिजिनल संबंधित हैं। यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। यह एक इस प्रकार का जैवमंडल एक आधारभूत गहरी तंत्र बेसिक ग्लोबल सिस्टम होता है, जो जैविक अजैविक दो संगठन होते हैं। विकल्प में दिए गए उत्तर क्या होगा। टी। फिर देखो यार क्वेश्चन में जनगणना पूछी है, कितनी क्वेश्चन है जनगणना से यार। जो भाई ये पेपर देख रहा हो ना, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा यार कि अगर 10 नंबर 11 नंबर फ्री फोकट का चाहिए ना आर में, तो जनगणना जरूर रट के जाना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से कितनी बढ़ी है। कितनी बढ़ी थी। 11.45। टोटल 11.41 बढ़ी है। जनगणना दो अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2001 से 11 की साक्षरता 11.41% वृद्धि हुई है। ये परसेंटेज याद रखना। ठीक है और टोटल अगर उस तरह बोलें कि यूपी में उत्तर प्रदेश साक्षरता कितनी है 67.68% कितनी है, ये भी याद रखना, ये भी पूछा जा चुका है। कितनी है 67.68%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है।
तो वाराणसी किसके लिए है? संस्कृति और धर्म के लिए फेमस है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। झांसी औद्योगिक केंद्र। पीतल मुरादाबाद उद्योग है। झांसी पर औद्योगिक केंद्र नहीं है। मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? पीतल नगरी उसको बहुत फेमस है। झांसी बट औद्योगिक केंद्र नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लोक उक्त की पदधारणा अवधि कितनी है? 8 साल। कितनी है? उत्तर प्रदेश के लोक आयुक्त की पदधारणा अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त और उप आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोक आयुक्त और उप आयुक्त की पदधारणा अवधि इसको पदधारणा करने की तिथि 6 वर्ष निर्धारित है। लेकिन वर्ष 2012 उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पदधारणा अवधि 6 वर्ष से बढ़ा के 8 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना। कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल बात सही है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों से यह इत्र, भाई कहाँ सब कुछ इत्र बनाते होंगे। जैसे मेरे शहर का सजल पत्थर फेमस है, तो क्या पूरा जिला सजल पत्थर थोड़ी बनाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस। सिंगल विंडो का मतलब होता है कि एक ही जगह से सब चीज़ का सुविधा मिल जाना। बार बार एक जैसे हम जाते हैं ना पहले कि अगर हम कुछ भी बनाता था तो 10 डिपार्टमेंट के साइन बनाओ, पर अब एक ही डिपार्टमेंट सब कुछ होता है। उसी का मतलब होता है सिंगल विंडो, मतलब एक ही जगह से हर चीज़ मिल जाना, सुविधा मिल जाना। सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोर्स से सही उत्तर। ये बहुत बार पूछा चुका है। औद्योगिक अपशिष्ट मैनेजमेंट, औद्योगिक अनुमोदन, ये सही है, अनुमोदन करना। अपशिष्ट मैनेजमेंट नहीं करना है इसका। अपशिष्ट मतलब होता है गंदी चीज़ों को, मतलब गंदगी अपशिष्ट जो निकलता है ना, वो सब चीज़ों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। उत्तर अनुसार औद्योगिक इकाइयों से संबंधित स्वीकृतियां, अनुमोदन, अनुमतियों, लाइसेंस की ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना मुख्यमंत्री कार्यालय में की जा रही है। ये प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? अगर मैं पूछ लूँ नरेंद्र मोदी यूपी किस जिले सांसद हैं, तो आपको तो अब पता ही चल चुका होगा। कहाँ से थे? वाराणसी से। ये भी कहाँ की थी? वाराणसी की। ठीक है, इनका भी निर्धन हुआ था तब करंट में पेपर में पूछ लिया था। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर, भाई इतना रटाया है, जिले रटा डाले होंगे। मैं कहा था जिसने भी मैप रट लिया उसके कुछ क्वेश्चन तो यूं बन जाएंगे, उसको रटने नहीं पड़े। कौन सा है? बलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम अधिकतम संख्या क्रमशः है कितनी? 60, 500। कितनी है? न्यूनतम 60 होगी, अधिकतम कितनी? 500। एक 70 के अनुसार अपवाद स्वरूप गोवा में 40 हैं, सिक्किम 32 हैं, मिजोरम में भी 40 हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी 40 हैं। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित को भाग लेने का अधिकार है, कौन कौन है? दिल्ली और पुडुचेरी। कौन है? दिल्ली और पुडुचेरी। किस संविधान संशोधन के तहत? 70वें संविधान संशोधन के तहत। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में 2 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली पुडुचेरी को भाग लेने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के संबंधित सदस्य शामिल होते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सम्मिलित नहीं है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता 1964, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 बना था, और प्रवर्तन निधि 1986 कब बना था? प्रवर्तन
निर्देशालय कब बना था? 1986 में। भ्रष्टाचार निवारण कानून कब बना? 1988 में। तो ये दोनों गलत हैं ये क्वेश्चन में। तो याद रखना कि केंद्रीय CBI है, केंद्रीय अन्वेषण खोज ब्यूरो 1963 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब बना? 1988 में। प्रवर्तन निदेशालय कब बना? 1956 में। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 के जिसने पहली बार लोक आयुक्त बनाने की संस्तुति की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। और ठीक है, प्रथम, ये भी डेट याद रखना है, बहुत पूछा चुका है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना जनवरी 1966 में, ये याद रखना भाई लोगों है, 66 में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। वर्ष 1967 में मोरारजी देसाई के देश के उप प्रधानमंत्री बनाने जाने के बाद इसके अध्यक्ष के हनुमंथैया बने। वर्ष 1970 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग ने पहली बार लोकपाल और लोक बनाने की संस्तुति की थी और सबसे पहले लोक आयुक्त बना के साथ में था महाराष्ट्र में, ये भी याद रख सकते हो। यूपी में कब बना था? 1975 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की बात की गई है? छुआछूत की बात किसमें खत्म करने की बात है? 17। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत आर्टिकल 17 द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति का प्रावधान किया गया। यही अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार विभेद का प्रतिषेध तथा आर्टिकल 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान लेके दिया। भाई मैं सब डिटेल से करा रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनको कर लें और इसके अनुसार पढ़ाई को अपने आगे बढ़ाएं। यार क्वेश्चन मैंने लगता है यहीं तक डाला है भाई, इसके आगे मैं कल कराऊंगा 30 अगला कल मैं ये पेपर ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको 2020 में जो हुआ है वो पेपर कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ क्लास ख़त्म करता हूँ। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो यार, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ हेल्प, इस तरह सपोर्ट अपना बनाएं। इसी के साथ क्लास ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।